नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। देश में शिक्षा के अधिकार कानून लागू हुए 5 साल हो गए। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से लागू है, लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या तय लक्ष्यों की भावना के अनुरूप इस कानून ने अपनी राह तय कर ली है। अगर हाल में आए सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स पर गौर करें तो बेशक स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है, लेकिन दक्षता में कोई सुधार नहीं है। आरटीई लागू होने के बाद से देश में 43,668 स्कूल, 7 लाख क्लासरूम, 5.5 लाख टॉयलेट और 34,000 पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन अगर कानून के लागू होने के सभी पैमानों को जोड़कर देखें तो आज भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कानून पूरी तरह से सफल माना जाए। सिर्फ 8% स्कूल ऐसे हैं जो आरटीई कानून के लिए दर्ज मानदंडों पर खरे उतरते हैं और स्कूलों में साल में कम से कम 220 दिन पढ़ाई की शर्त कहीं भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ जागरूकता में कमी साफ देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ सरकारों की अनदेखी भी इस कानून के लागू होने में बाधा बन रही है। आलम तो ये है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने का हवाला देकर केंद्र ने भी इस बार सामाजिक क्षेत्र और खासकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मद में 13,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। इन सभी संदर्भों में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारा देश अपने कानूनों पर गंभीरता से अमल के लिए तैयार है। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर अपने लक्ष्य से कितनी दूर है शिक्षा के अधिकार का कानून। और आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद अनिल माधव दवे। आप पर्यावरण और शिक्षा दोनों में महारत हासिल है आपको और आपने काफी काम किया है। आपसे पूछेंगे कि आखिर आपकी सरकार और आपके नजरिए में क्या कोई समानता है या अलग अलग दिशा में आप लोग सोचते हैं। हमारे साथ हैं अमरीश राय, आप नेशनल कन्वीनर हैं राइट टू एजुकेशन फोरम के और आपकी संस्था के साथ तमाम एनजीओ जुड़े हुए हैं जो शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आप लोगों ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है 5 साल कानून के इस पूरे होने पर। उस पर बातचीत करेंगे आपसे। हमारे साथ हैं रणजीत भट्टाचार्य, आप जनरल मैनेजर हैं एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन यानी असर के। आपकी संस्था प्रथम प्राइमरी एजुकेशन जैसे कई मुद्दों पर काम करती रही है और आरटीई के अहम मुद्दों पर सर्वे भी करती रही है और हाल ही में आप लोगों ने तो 10वीं रिपोर्ट असर की जारी की है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता किस तरह की है देश में, इस पर आप लोगों का सर्वे है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं एनी नमाला, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन में और आप आरटीई पर लगातार काम करती रही हैं। आप दिल्ली राइट टू एजुकेशन फोरम की कन्वीनर भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है मशहूर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव, आप प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ तमाम छात्र, नौजवान, युवाओं का भी बहुत स्वागत है जो आज हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अमरीश जी, क्योंकि आप लोगों की संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है 5 साल के राइट टू एजुकेशन के पूरे लक्ष्य और उसके हासिल पर, क्या वो अपने लक्ष्य को पहुंच पाई है? कितनी दूर है अपने लक्ष्य से ये? देखिए, 2010 में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और इस एक्ट को लेकर बहुत सारे संदेह और बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि ये एक्ट देश भर के बच्चों के शिक्षा के सार्वजनिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के टारगेट को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थी। 6 साल से नीचे तक के बच्चे इससे बाहर थे, सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे इससे बाहर थे और ये केवल 6 से 14 साल के बच्चों को कानून का अधिकार दे रहा था, लीगल इंटाइटलमेंट दे रहा था। फिर जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो रिसोर्सेज का इसमें कोई हवाला नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी एक लीगल इंटाइटलमेंट था और लोग इससे बहुत उत्साहित थे और पूरे देश ने इसका स्वागत किया कि कम से कम पब्लिक एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा और देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हर गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। लेकिन 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये 5वें साल इसकी सेकेंड डेडलाइन है। 2015 में 31 मार्च 2015 को क्वालिटी एजुकेशन ही टारगेट है, जबकि सारे पीटीआर नॉर्म्स पूरे करने हैं और जो अनट्रेन्ड टीचर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं,
उनको रेगुलराइज और ट्रेंड करना है। ये टारगेट पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है। 2013 में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने का टारगेट, पहला टारगेट था, वो टारगेट हमने मिस किया। और अब ये दूसरा टारगेट है जिसमें सारे टीचर्स को रेगुलराइज और ट्रेंड करना है और कोई भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल के बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि न तो केंद्र और न तो राज्य सरकारों ने इसको युद्ध स्तर पर लिया, क्योंकि केवल 8%, हमारे देश में 1.4 मिलियन स्कूल्स हैं और 1.4 मिलियन स्कूल्स में 8%, आप सोच सकते हैं कि 14,000 से भी कम, 12,000 के करीब स्कूल हैं जो आरटीई के सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बाउंड्री वॉल है, जिसमें टॉयलेट है, जिसमें पीने का पानी है, जिसमें खेल के मैदान है, जिसमें क्लासरूम है, जिसमें टीचर है, और टीचर भी मैथ्स के, साइंस के और भाषा के टीचर हैं, जो गुणवत्ता की शिक्षा की गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर कहा जाए तो केवल 12,000 स्कूल 14 लाख स्कूलों में इस आरटीई कानून को पूरी तरह लागू करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ 8% ऐसे स्कूल हैं जो आरटीई के 10 मानदंडों पर खरे उतरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो कोई भी राज्य पूरी तरह से खरा उतरा नहीं है। रंजीत जी, आप लोग भी असर की 10वीं रिपोर्ट इस साल लेकर आए, आप लोगों की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या गुणवत्ता के स्तर पर जो इस साल का महत्वपूर्ण टारगेट था उस पर सरकारें अमल कर पाई हैं और किस हद तक चल पाई हैं? देखिए, इस बारे में मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ कि असर का रिपोर्ट में हम लोग कुछ आरटी इंडिकेटर्स का भी देखते हैं। उसमें जो देखा जा रहा है, मैं अमरीश जी से सहमत हूं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि वो लोग सारे फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन असर का जो मेन भूमिका है वो जो है शिक्षा का स्तर को आगे लाने के लिए। तो हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि 5वीं कक्षा के, फर्ज कीजिए 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, 5 साल बिताने के बाद दूसरी कक्षा का पाठ आधे से ज्यादा बच्चे जो कर नहीं पाते, और गणित के बारे में तो भूल ही जाइए, गणित के बारे में वो और पीछे हुए। तो इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? क्या सरकारों का ध्यान कमजोर है, शिक्षकों की लापरवाही है, पेरेंट्स की भी कुछ लापरवाही है, ओवरऑल क्या कमी है, किस वजह से ये हो रहा है? आरटीई का जो मेन खामी जो था, उसमें गुणवत्ता के बारे में खास जिक्र नहीं किया गया था। आरटीई जो था राइट टू स्कूलिंग था। आप जैसे एनरोलमेंट, जैसे अमरीश जी कह रहे थे, एनरोलमेंट हम लोग ऑलमोस्ट यूनिवर्सलाइज हो गया है, देख रहे हैं। आरटीई के बाद जो है कुछ एनरोलमेंट बढ़ा है। आरटीई से पहले ये 94-95% था, ये अभी 97% में आ गया है। लेकिन शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें कोई चेंज मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसका वजह बहुत कुछ हो सकता है। टीचर्स, पेरेंट्स, बहुत सारे रीजंस है। तो आप कह रहे हैं कि असर ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और ये बता दिया कि गुणवत्ता का स्तर ये है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसकी वजह क्या है। मैं अनिल जी आपके पास आऊं, उससे पहले नरेंद्र जाधव जी के पास जाना चाहती हूं। आपने भी शिक्षा पर बहुत काम किया है नरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, जो 2 हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया अपने अपने सर्वे के जरिए कि दरअसल जो 5 साल में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू हुए हुआ, वो अपने लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। अगर सिर्फ 8% की सफलता हासिल हुई है सभी पैमानों पर, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले पता नहीं 60 साल ना लग जाएं पूरी सफलता हासिल करने में। और आपको क्या लगता है ये पीछे होने की वजहें क्या हैं? मैं मानता हूं कि जो अमरीश राय और लोगों ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज तक 5 बरस आरटीई को आने को 5 बरस होने के बावजूद भी हम लक्ष्य से अभी काफी दूर है। जैसे कि आपने बताया, खाली 8% शैक्षणिक संस्थाओं में पूरी जो नॉर्म्स थी वो नॉर्म्स को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है ये आप पूछ रही है। इसकी तो वजह बहुत है। पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल एलोकेशन जो एजुकेशन की तरफ दिया गया है वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं रहा है।
और अभी तो हम देखते हैं कि अभी फिलहाल जो बजट पेश किया गया वहां स्कूल एजुकेशन का बजट तो और भी कम कर दिया गया है। दलित और आदिवासियों का बजट और भी कम कर दिया है, 19,000 करोड़ से कम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जितने पैमाने पर जितनी मात्रा में फाइनेंशियल एलोकेशन करने की जरूरत थी उतनी नहीं हुई है, ये एक कारण है। और दूसरा कारण जो प्रथम के सदस्य ने बताया कि आरटीई में गुणवत्ता सुधार का कोई नॉर्म्स बताया गया नहीं है और वो रहने की जरूरत थी। मुझे तो लगता है कि लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ, और उसके लिए लर्निंग आउटकम जो रहेंगे जी, उनके गोल्स को, उनके उद्देश्य को आरटीई में शामिल करना जरूरी था। जैसे कि हर एक ग्रेड में, हर एक लेवल पर क्या शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए कि पहली कक्षा के बच्चों को ये आना चाहिए, दूसरी कक्षा के बच्चों को ये आना चाहिए, तीसरी कक्षा के बच्चों को, ऐसे हर एक लेवल पर उसको सुनिश्चित करना जरूरी था। दूसरी बात यह है कि सेक्शन आरटी एक्ट के 29 सेक्शन में ये कहा गया है कि देयर शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम प्रोसेस, और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है जैसे कि कुछ राज्यों में हुआ है। तमिलनाडु में जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुआ है, गुजरात में भी उसका एक मॉडल किया गया है, लेकिन आमतौर पर सारे राज्यों में इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आरटीई के इंप्लीमेंटेशन के लिए डिटेल टाइम टेबल होना जरूरी था, उसका मैकेनिज्म स्पेसिफाई करना जरूरी था, जो कि नहीं किया गया है। और शायद इस वजह से स्तर में भी, गुणवत्ता के स्तर में भी कमी है, और शायद इस वजह से सफलता भी उस तरह से सुनिश्चित नहीं की जा पा रही है। दवे साहब, जो सवाल अभी नरेंद्र जाधव जी की तरफ से उठाया गया और रंजीत जी की तरफ से उठाया गया कि दरअसल लर्निंग बेस्ड आउटकम वाले ये एजुकेशन का अधिकार नहीं है, क्या आपको लगता है कि गुणवत्ता का स्तर सुधारने का कोई एक नया एडिशन इस कानून में करने की जरूरत है ताकि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके? देखिए, अगर हम देश की शिक्षा पे विचार करेंगे और विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा पे विचार करेंगे तो हम कंपार्टमेंट में नहीं सोच सकते, उसको उसकी समग्रता से सोचना पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे कि 60 साल और लग जाएंगे, हमने तो पूछा, हम तो 60 पहले लग गए। हाँ। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो काम आने वाले 5 सालों में हो जाना चाहिए था, उसको हम 5 साल पहले उसके लिए कानून लाते हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप में ये शब्द भी ठीक नहीं है। राइट टू एजुकेशन ये किसी एक्टिविज्म से उपजा हुआ शब्द है। बेसिकली होना ये चाहिए था ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन। ये पालक का, पॉलिसी मेकर्स का, नीति निर्धारकों का कर्तव्य है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को वह शिक्षा दे जिस शिक्षा का उसको आवश्यकता है, जो उसको बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं तो शुरुआत से ही इस बात के लिए पक्षधर हूं कि हमें भारत की इस वर्तमान व्यवस्था के ऊपर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब भी पुनर्विचार हो, आप अभिजात्य वर्ग, शहरों के अंदर प्लान करने वाले लोग और बड़े लोगों से मत पूछिए कि शिक्षा क्या होना चाहिए। अगर ये पूछना है तो गांव के व्यक्ति से पूछिए, क्योंकि सही शिक्षाविद वहां रहता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पुनर्विचार करने की जरूरत है, आप उस जगह पे हैं जहां आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि जो आप कह रहे हैं ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन यानी परिभाषा बदलने की बात जो आपकी है, वो आपकी सरकार इस पर विचार करेगी कि इसकी परिभाषा बदल दी जाए? और क्या सिर्फ परिभाषा बदलने से भविष्य बदल सकता है इसका? आप परिभाषाओं से लगता है कभी कभी हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा है। ये पत्नी है, ये मित्र है, ये साथी है। संबोधन से रिलेशन डेवलप होते हैं, इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए। और अपने यहाँ कहा गया है कि गलत शब्द का प्रयोग करना गो हत्या के बराबर पाप है। इसलिए हर विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कहे। और मैं केवल शब्द के लिए नहीं कह रहा हूँ, पॉलिसी
होशंगाबाद जिले के सारे स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 1880 स्कूल है। मैंने कहा है 15 अगस्त 2015 तक सब में टॉयलेट्स होना चाहिए। इसमें ही मेरे को पसीना आ गया। अभी क्लासरूम, टीचर की गुणवत्ता को अगर आप नीचे के स्तर पर जाके देखेंगे तो कई टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो देख के हास्यास्पद लगता है कि देखिए आप जिस दिशा में जा रहे हैं मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहती। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पुनर्विचार करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं कि ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन की जरूरत है। आपकी सरकार है और आप उस जगह पे बैठे हैं जहां पर पुनर्विचार कर इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है जो नरेंद्र यादव जी ने अभी कहा कि 13,000 से 18,000 करोड़ रुपए शिक्षा के जो तमाम महकमे थे उस पर बजट की कमी कर दी गई है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं पुनर्विचार की जरूरत है और अपना ड्यूटी निभाने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है ये लोगों के सामने है। क्या सिर्फ शब्द और परिभाषा बदलने से काम चल जाएगा या उस पर अमल करके उस पर कार्य करके दिखाने की जरूरत है? शब्द और परिभाषा के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उसे बहुत छोटा ना करें। शब्द की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये केवल शुरुआत के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग जब बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं तो वो बनाते ही त्रुटिपूर्ण है, इसलिए जब मैदान पे उतरती है तो वो सारी दुर्घटनाओं को जन्म देती है। और आपने कहा है कि आपकी सरकार है, इसके अंदर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें कुछ सोचने का विषय ही नहीं है। जहां पहला अवसर मिलेगा और जो जो कुछ संभव होगा वो करेंगे। जो बजट की बात कही गई है वो मुझे लगता है कि केवल 25% बजट है। हमारे यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कहा है, पैसे की आवश्यकता है, अन्य उसकी जरूरत है, लेकिन वो 25% है। भाई अगर जो लोग उसे क्रियान्वित कर रहे हैं, उस जिला शिक्षा अधिकारी का क्या करूं, प्रिंसिपल का क्या करूं, उस टीचर्स का क्या करूं, उन सारे लोगों का क्या करूं, उसको ट्रेनिंग देने का क्या करें और उस पाठ्यक्रमों का क्या करो जो महान विद्वानों ने खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि साहब यही ठीक है। आपने ये सिखाया ही नहीं कि इस जिले का इतिहास क्या है, परिवार का इतिहास क्या है, मोहल्ले का इतिहास क्या है। 1857 में तेरे इस संभाग से कौन कौन लोग फांसी पे चढ़ गए थे और वो आपने तो उसको बात वो की बात है। सिखाना पहले तो बच्चा पढ़ना सीखेगा तब तो ये सब ज्ञान हासिल करेगा। पहले तो पढ़ना ही नहीं आ रहा है। एनी जी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं शायद इस एक्ट को थोड़ा विस्तृत रूप से देखना चाहूंगी, क्योंकि जो आपकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं ना, हम इस एक्ट को क्यों लेके आए हैं? हम इस एक्ट को इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि बहुत सारी जो हाशिए पर बच्चे हैं उनको ये राइट नहीं मिलती है। ये नहीं कि भारत के हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन भारत की बहुत सारी जो हाशिए पर बच्चे हैं, जो दलित समाज से हैं या आदिवासी या मुस्लिम या माइग्रेंट बच्चे हैं या अर्बन पुअर में रहते हैं, डिजेबल्ड बच्चे हैं, उन्हीं के कारण हमने इस एक्ट को लेके आया था। तो पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सरकार हम उन बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। जो सर ने कहा है ड्यूटी, उन बच्चों के लिए हमारी ड्यूटी कितना रहा है, हम कैसे इसको पूरा कर रहे हैं। मैं ये भी एक और विषय इसमें डालना चाहूंगी, क्योंकि अगर जो सेक्शन 29 को नरेंद्र यादव जी ने जिक्र किया था, उसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसमें आवर क्लासरूम्स आर आर सिटीजन बिल्डिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को हमको वहां पर शुरुआत करना है। जो हमने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, जो इक्विटी क्या है, जो सोशल जस्टिस क्या है, जो इंक्लूजन क्या है, ये सब सीखने की मौका है वहां पर। इसीलिए मैं वो राइट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि हमारी समाज में बहुत सारे लोगों के लिए कोई भी राइट नहीं है, आज भी राइट नहीं है। एक आइडेंटिटी की राइट नहीं है, एक रेशन कार्ड की राइट नहीं है, सिर्फ वोटर आईडी का शायद हमारी राइट हम आसानी से मिल जाते हैं, बाकी कोई राइट आज भी हमें नहीं मिल रही है। इसीलिए मुझे लगा आज इस राइट से कितने बच्चे आपकी नजर में दूर हैं, और खास तौर से वो जो SC ST माइनॉरिटी के अगर हम बच्चों की बात करें या स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों की बात करें, जिनके लिए आप कह रही हैं कि सबसे ज्यादा इस कानून की जरूरत थी, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज भी इस कानून के दायरे से बाहर हैं, जो आज भी स्कूलों की चौखट तक नहीं पहुंच पाए हैं? इस 15-20 साल में हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी रहा है, हमने स्कूलों को एक्सपैंड किया है, जिससे बहुत सारी हैबिटेशंस तक स्कूल आई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जिस हैबिटेशंस की जितनी स्कूल्स चाहिए, जितनी कमरे चाहिए, जितनी डेस्क चाहिए, जितनी टेक्स्ट बुक चाहिए, वहां तक वो नहीं पहुंचती है। देखिए, भारत में शिक्षा के मुहिम का 3 लक्ष्य था। एक तो एक्सेसिबिलिटी थी कि हर बच्चे को स्कूल मिल जाए,
दूसरा इक्विटी था, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि जिसके पास जैसा पैसा है उसके लिए वैसे स्कूल बनाए जाएं। हर बच्चे को, बच्चों के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्कूल के मामले में। लेकिन आज भी अगर सरकारी स्तर पे भी देखा जाए तो कई तरह के स्कूल के स्टैंडर्ड हैं, कहीं नवोदय है तो कहीं कोई और इस तरह का सैनिक स्कूल है या मॉडल स्कूल है, तरह तरह के स्कूल हैं। और देखिए तीसरी बात थी कि क्वालिटी का, एक सर्टेन लेवल की क्वालिटी इन स्कूलों से बच्चों को मिले, ये 3 लक्ष्य थे। और ये जब कानून आया था तो हमने सोचा था कि ये लक्ष्य हमारे हासिल होंगे, कुछ कदम हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी सरकार खुद कबूल करती है कि 60 लाख बच्चे 5 सालों के बाद भी स्कूलों से बाहर हैं। वो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट एरिया में हैं, डिसास्टर प्रोन एरियाज में हैं, वो बच्चे माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो भीख मांगते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे 60 लाख बच्चे किसी देश में स्कूली शिक्षा से बाहर हों, इनरोलमेंट से बाहर हों, ये इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जबकि 5 साल पूरे होने जा रहे। संविधान 50 में लागू हुआ था और 60 तक ये लक्ष्य था कि हर बच्चे को स्कूल मिलेगा, बच्चा स्कूल में आएगा, और 60 में हम पूरा नहीं कर पाए। फिर ये कानून फंडामेंटल राइट बना 2002 में, फिर ये कानून बना और हम ये काम नहीं कर पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। और आप एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो नई सरकार आई है, इस सरकार का जो बजट है ये बताता है कि इस सरकार का रुख शिक्षा के अधिकार के प्रति क्या है। अगर आपने 27,000 करोड़ से घटा के, जो खुद आरटीई जूझ रहा था लैक ऑफ रिसोर्सेज से, पैसों की कमी थी, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भर्ती किए जा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत गैप है, 10% सिंगल टीचर स्कूल है इस देश के अंदर, एक ही टीचर है, 2 टीचर है कहीं पर तो उसमें एक ड्यूटी दूसरी नॉन टीचिंग काम में लगा हुआ है। ये सारी जो जरूरत थी इस सरकार ने 27,000 करोड़ से घटा के एसएसए का बजट 22,000 करोड़ कर दिया। ये डेफिसिट कैसे पूरा होगा? और ये बजट बताता है कि सरकार की प्राथमिकता में स्कूली शिक्षा और शिक्षा के इसका मतलब जो जिम्मेदारी देने की बात कह रहे हैं अनिल जी, दरअसल वो जिम्मेदारी शायद उस तरह से समझी नहीं जा रही है। जादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूं जो बताया गया यहाँ पर, एक्सेप्टिंग जो दवे साहब, मेरे मित्र दवे साहब जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो शब्द छल कर रहे थे और भारतीय संविधान को जो अभिप्रेत था उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम इस एक्ट की वजह से बढ़ाया गया है। और जो कहा गया है यहाँ की जो हाशियों पर बैठे हुए बच्चे हैं, दलित समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, उनको मुख्य प्रवाह में लाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है और वो करने की मनीषा यहाँ व्यक्त हो गई थी। लेकिन अगर आप बजट को देखते हैं, 2015-16 के बजट को देखते हैं, जैसे अमरीश राय साहब ने बताया कि एजुकेशन का बजट बहुत कम कर दिया है, उसी स्कूल एजुकेशन का कम कर दिया है, साथ ही साथ शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान का बजट इस वर्ष पिछले वर्ष के तुलना में 19,000 करोड़ से कम किया गया है। तो ये रुख जो है एजुकेशन के प्रति और ये दलितों के प्रति और ट्राइबल्स के प्रति ये जो रुख बजट में दिखता है वो बिल्कुल संतोषदायक नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये चलते रहा तो हम तो आरटीई के उद्दिष्टों को मिलाने से काफी दूर है और भी दूर रह जाएंगे और उसको बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है कि कोई शब्द छल किए बगैर आरटीई को कैसे अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जी जरूर जरूर। आप जो सवाल उठा रहे हैं शब्द छल का, मैं चाहती हूँ कि दवे साहब इसका जवाब दें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, अधिकार देने की नहीं। लेकिन जिम्मेदारी समझने के लिए जो आरोप लगा रहे हैं या जो सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र जाधव जी, उसको समझ रहे हैं आप? सामूहिक चर्चा का एक सामान्य सिद्धांत है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, किसी की बात काटिए मत जी, वरना हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये एक सामान्य नियम है। वो जिस प्रांत से आते हैं वहीं भूल रहे हैं। जिस शिवाजी महाराज की बात करते हैं, उन्होंने राज्य संचालन के लिए राज्य व्यवहार कोश नाम का 1400 शब्दों का एक शब्दकोश बनाया था। और कोई कहेगा इतिहास में मत जाइए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपने त्रिपुरा के अंदर शिक्षा और प्रशासन के लिए कोक बोराक भाषा सीखना चाहिए ये बताया। इसलिए मेरा कहना है कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा अनुसूचित है, बच्चा अनुसूचित जनजाति है। अरे बच्चा बच्चा है, बच्चे के अंदर जाति देखेंगे,
जो गरीब है वो गरीब है, जिसको शिक्षा नहीं मिली है, जैसा आप कह रहे थे कि उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर जाति देखने वालों ने ही इस देश को खराब किया है। बच्चे को शिक्षा देने का कर्तव्य ये उन सारे पॉलिसी मेकर्स का है, वो हम सब का है और उन सारे बड़े लोगों का है, और हमने इसका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं करना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, फलानी सरकार, ढींगनी सरकार बर्बाद कर दिया 65 सालों के अंदर यही सब कर करके। राजनीति से परे उठ करके देश के सारे बच्चों को समान स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाना ही चाहिए, और इसको करवाने में जो कुछ संभव होगा सरकार करें। में बांटकर इसको नहीं देख रहे, क्योंकि हम 5 साल के इस कानून के व्यवहार और लक्ष्य की बात कर रहे हैं। हमने 4 साल यूपीए के दौरान क्या हुआ और 1 साल आपकी सरकार को आए हुए हो गया। इस दौरान क्या रहा इस पूरे मैं आपको शिक्षा के अधिकार कानून के? यूपीए की सरकार और माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं की है। हाँ। केवल बुद्धिमान कुछ यूनिवर्सिटीज में ही बैठते हैं और ये सब लोग अराष्ट्रीय हैं, ऐसा मान लेना गलत है भाई। सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं और सब अच्छा ही प्रयत्न कर रहे हैं। नेहरू जी ने प्रयत्न कम नहीं किया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है दिशा ठीक नहीं है, प्लानिंग में गलती है, और उस प्लानिंग को ठीक कर लीजिए, वरना मैं पत्तों पे रन आपसे करेंगे। जरूर बात करूंगी कि दिशा ठीक नहीं है और प्लानिंग में गड़बड़ी है, तो क्या दिशा और क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि जो सवाल नरेंद्र यादव उठा रहे हैं कि आप शब्द बदलकर, परिभाषा बदलकर इसे नहीं ठीक कर सकते हैं आपको, क्योंकि जो देश को दिख रहा है कि शब्द नहीं बदल रहा हूँ। हाँ। सही शब्द ला रहा हूँ। हाँ। और सही शब्द लाना, ये गांधी जी भी कई बार कहते थे कि तुम बुनियादी शिक्षा, आपने बुनियादी शिक्षा शब्द ही हटा दिया। आपने बुनियादी शिक्षा शब्द हटा करके उसकी जगह से कहीं एक नया शब्द खड़ा कर दिया, अनिवार्य शिक्षा कर दिया। लेकिन अनिवार्य शिक्षा नहीं है। हाँ। बुनियादी शिक्षा है। उन्होंने कहा कि चरखा काटना चाहिए, उन्होंने कहा कि झाड़ू बनाते आना चाहिए, उन्होंने कहा कि कुटीर और रोजगार के जो छोटे छोटे माध्यम है वो माध्यम स्कूलों में पढ़ाए जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ा, लेकिन ये भी सच है, चरित्र नहीं है, नहीं, लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है कि जब तक बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा, तब तक अगर वो चरखा काटने भी लग जाए तो उसका हिसाब किताब कैसे करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस गुणवत्ता, और जिस चित्र लगा लिया लेकिन गांधी की फिलॉसफी नहीं ली।